हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है, ग्लोबल वॉर के नाम से जाना जाता है, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, इन नामों से जाना जाता है। द ग्रेट वॉर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उस समय तक का ये सबसे बड़ा युद्ध था। लेकिन जब इसके बाद दूसरा वाला युद्ध हो गया तो उसके बाद पहले वाले को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वाले को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ, 11 नवंबर 1918 तक चला। और इसमें कौन कौन से दो पावर पार्टिसिपेट किए थे? तो इसमें अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। अलाइड पावर और सेंट्रल पावर ये खास तौर पर दो जो बड़े पावर है इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे। अलाइड पावर में कौन आएंगे? तो अलाइड पावर में आएंगे रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, ये सब आएंगे। ये खासकर इनको मित्र राष्ट्र भी बोला जाता है। और सेंट्रल पावर, अगर यूरोप की अगर हम बात करें, ये जो युद्ध हुआ है प्रथम विश्व युद्ध, ये मुख्य रूप से यूरोप का ही पार्ट में हुआ है। तो सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल पावर में इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर आ जाएगा, जर्मनी आएगा, ऑटोमन अंपायर। अब यहां से देख लीजिएगा, ऑटोमन अंपायर जो है अभी मॉडर्न डेट में तुर्की में है, तुर्की का पार्ट, और साथ में बुल्गारिया। तो ये जो देश है ये मुख्य तौर पर वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे। अगर वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इसमें टोटल 17 मिलियन डेथ हुए थे। 17 मिलियन डेथ, 17 मिलियन मतलब 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख इसमें मर गए और घायल हो गए 20 मिलियन। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ है प्रथम विश्व युद्ध, इसके कारण, ये बात कर रहे हैं विश्व युद्ध की, इसके कोई छोटे मोटे कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण है, सैकड़ों कारण है। तो उसमें से हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ 10-12 जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसके अगर कारण की बात करें तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, इस विश्व युद्ध में बहुत सारे बारूद का ढेर बन चुकी थी। इसको बोल सकते हैं, इसको बस एक चिंगारी आप दे दीजिए और यही चिंगारी आगे चल के एक विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। बहुत सारे कारण थे, उसमें से माइनर और मेजर कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दल प्रथा की। इसमें क्या हुआ था, यूरोप 20वीं सदी के स्टार्टिंग की अगर बात करें तो 20वीं सदी के शुरुआत में जो यूरोप है, यूरोप दो बड़े बड़े दल में बढ़ चुकी थी। इसमें हम बात करेंगे ट्रिपल अलायंस की। 1879 की बात करें तो 1879 में पहले डुअल अलायंस हुआ था। 1879 में बोले, 1879 में डुअल अलायंस हुआ था। इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच संधि हुई थी। उस समय संधि मतलब उस टाइम ऐसा था कि अपने जो देश है जिसके साथ संधि कर रहे हैं, मुख्य तौर पर उनके साथ जो रिश्ता है वो मित्रता की होगी, शांति स्थापना करना उनका जो मेन मकसद होता है। और साथ ही अगर कोई बाह्य आक्रमण करते हैं तो उनको डिफेंड करेंगे, उन पर आक्रमण करेंगे मिलकर। तो इस प्रकार से वो लोग जो है संधि क्या करते थे। तो ट्रिपल अलायंस 1882 में हम बात करेंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली की। और ट्रिपल एंटेंट में शामिल थे जो कि 1907 में इसकी गठन किया गया था। ट्रिपल एंटेंट में थे फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया, इनके बीच ट्रिपल एंटेंट। और ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इनके बीच जो है संधियां हुई थी। तो इस प्रकार से यूरोप जो है 20वीं शताब्दी में है यूरोप, लेकिन यूरोप में ये दो बड़े दल में डिवाइड हो चुकी थी। रहते हैं एक ही महाद्वीप में, लेकिन जो अलग अलग दल है अब इस प्रकार से रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। एक परिवार में अगर इस प्रकार से होगी तो आगे चलकर ये युद्ध का रूप तो लेगी ही। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जो दल प्रथा है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। उसके बाद हम बात करेंगे गुप्त कूटनीति, सीक्रेट डिप्लोमेसी। गुप्त कूटनीति में हम क्या बात करेंगे, 20वीं सदी की जो शुरुआत है उसी समय की हम बात कर रहे हैं। जो डिप्लोमेसी है ये डिप्लोमेसी में आ गया था भ्रष्टता, झूठ,
धोखाधड़ी, ये प्रकार आ गया। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल था ये इटली। इटली क्या क्या था, यहाँ देखिए, इटली था तो ट्रिपल अलायंस का एक पार्ट, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इन तीनों में जो है संधियां हुई थी। तो है तो ये ट्रिपल अलायंस का एक पार्ट, लेकिन इटली क्या करता है, वो फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया इनके साथ भी मित्रता की बात करता था। तो गुप्त रूप से करता था, ये सीक्रेट रखता था, सीक्रेट तरीके से करता था। इससे क्या होता था, किसी दूसरे देश को पता भी नहीं चलता था और साथ में किसी जनता को भी नहीं पता चलता था, ये गुप्त तरीके से होता था। अब गुप्त तरीके से होगा, एक तरह से ये तो धोखाधड़ी ही कर रहा है अपने अपने जो यहाँ पर ट्रिपल अलायंस के जो देश है इनके साथ तो धोखाधड़ी कर रहा था, है इनके साथ रहता है, लेकिन मित्रता की बात इनके साथ भी करता था। तो ये भी आगे चल के एक वर्ल्ड वार वाले में एक जो रीजन है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। फिर है नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद की भावना में हम बात करेंगे, उस समय यूरोप में दो आंदोलन चल रहे थे, एक है एक था पान जर्मन आंदोलन, पान जर्मन आंदोलन चल रहा था, और दूसरा था पान स्लाव आंदोलन, पान स्लाव आंदोलन। तो ये आंदोलन में जो जनता है या फिर राष्ट्र के जो लोग हैं उनके मध्य, उनके जो मानसिक हो गया, उनके मेंटल लेवल में ये नेशनलिज्म का जो राष्ट्रवाद की भावना है वो बहुत ही ज्यादा अग्रसर थी। इसमें वे लोग अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार थे। तो ये जो हद से ज्यादा जो राष्ट्रवाद थी, नेशनलिज्म थी, तो ये भी आगे चल के इसी का एक रीजन बनेगी। तो ये हो गया नेशनलिज्म वाला। फिर चौथा में हम बात करेंगे साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा, इंपेरियलिस्टिक राइवलरी। साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा में क्या था, अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, कंपटीशन करते थे। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के जो ज्यादातर देश हैं वे लोग, चाहे एशिया में हो या फिर हम बात करेंगे अफ्रीका में, अपना जो उपनिवेश है उसका वो लोग बहुत ज्यादा विस्तार करते थे। तो इस कारण से जो उनकी कंपटीशन होती थी, तो इस कंपटीशन भी आगे चल के इसी का एक रूप धारण करेगी। फिर है सैनिकवाद की भावना। यूरोप के हर एक देश, खासकर जर्मनी की हम बात करेंगे, जर्मनी क्या करता था, जर्मनी ने बाकी भी देश, वे लोग क्या करते थे, अपनी जो शक्ति है, सैन्य शक्ति है, उसके थ्रू हर एक देश पूरे विश्व का नंबर 1 और पावरफुल कंट्री बनना चाहता था। तो उसके लिए उनकी जो सैनिकवाद थी, मिलिटरिज्म, तो ये क्या करते थे, अपना सेना का विस्तार करते थे, हथियार निर्माण करते थे, सबमरीन बनाते थे, टैंक्स बनाते थे, जो विशाल जो समुद्री जहाज है उनका निर्माण करते थे, और उसी तरह से हर एक कंट्री के साथ कंपटीशन सैनिकवाद में भी हुआ करता था। तो ये भी एक जो है आगे चल के एक रीजन बनेगी। फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब जब इस प्रकार से सारी घटनाएं चल रही है, अब इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई तो होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चल रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, कोई संगठन ही नहीं था, कोई संस्था ही नहीं था इनको, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए। तो अब कंट्रोल नहीं करने वाले नहीं रहेंगे, तो हर एक देश अपना मनमर्जी करेंगे। अपना जो मिलिट्री वाला अगर बात करें पावरफुल, तो उनके थ्रू भी हर एक देश दूसरे को डोमिनेट करते हैं। तो इंटरनेशनल जो संस्था है उसके अभाव के कारण भी ये सब खुल के अपना मनमर्जी काम करते थे, और इसीलिए इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव के कारण अगर होता कोई संस्था तो ये प्रथम विश्व युद्ध शायद ही हो पाता। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अल्सेस और लॉरेन प्रदेश। अल्सेस और लॉरेन प्रदेश की अगर हम बात करें तो अल्सेस और लॉरेन प्रदेश ये खासकर फ्रांस का एक पार्ट है, फ्रांस का जगह है, फ्रांस का है, और इसको अपने अधिकार में ले लिया था जर्मनी। अल्सेस और लॉरेन प्रदेश है फ्रांस का, लेकिन इसको ले लिया जर्मनी, अपने कब्जे में ले लिया। फ्रांस जो है इसको मांगता है, नहीं देता है। तो इस प्रकार से सामने सामने रहते हैं, पड़ोसी मुल्क है, और अपने जो क्षेत्र है वो दूसरे को अगर छीन लेता है तो नाराजगी तो होगी ही, तो जायज है ये सब होना। तो इस कारण से शत्रुता इनके बीच भी बढ़ने लगती है। ये वर्ल्ड लेवल का घटनाएं है, तो इसीलिए ये भी वर्ल्ड वार का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बोस्निया और हर्जेगोविना। बोस्निया और हर्जेगोविना में हम बात करेंगे, ये जो बोस्निया और हर्जेगोविना है, ये दो जगह ऑस्ट्रिया को प्रशासन की दृष्टि के लिए, प्रशासन के अधिकार के लिए इनको दे दिया गया था, दो क्षेत्र को। और क्या है,
बोस्निया और हर्जेगोविना इनको दे दिया गया था ऑस्ट्रिया को। लेकिन ये क्या कहता है, ये बर्लिन की संधि के दौरान हुआ था। बर्लिन की संधि 1878 को हुआ था। 1878 में बर्लिन की संधि में ऑस्ट्रिया को ये दो जो क्षेत्र है वो अधिकार के क्षेत्र में दिए गए थे। अब ये क्या क्या ऑस्ट्रिया उनको अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब मिलाने के बाद उसमें मुख्य रूप से स्लाव जाति रहते थे और उसका घोर विरोध किए सर्बिया। हर्जेगोविना और जो बोस्निया है वो इस जगह आपको मिल जाएगा। तो सर्बिया उसका विरोध किया, घोर विरोध किया, लेकिन ऑस्ट्रिया उसको माना नहीं और उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो ये वाला मुद्दा है, ये वाला मुद्दा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस समय के लिए। एक समय हम लोग को लग रहा है ये जो घटना है वो मात्र मामूली सा है, लेकिन ये मामूली उस समय नहीं था। अगर रूस उस टाइम सर्बिया का हेल्प करता था, सर्बिया का हेल्प करता था रूस उस टाइम युद्ध के लिए रेडी नहीं था। अगर उस टाइम रूस रेडी होता तो उसी समय ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती, लेकिन रसिया उस टाइम युद्ध के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए ये वर्ल्ड वार जो है टल गया था। इसके बाद हम बात करेंगे परतंत्र इटली की। इटली का एक प्रदेश को क्या क्या ऑस्ट्रिया ले लिया था। ऑस्ट्रिया इटली का एक प्रदेश को ले लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। इवन इटली देखिए, इटली, ऑस्ट्रिया और यहाँ पर आपको मिलेगा जर्मनी। इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये तो है ट्रिपल अलायंस का एक पार्ट, लेकिन इटली का एक क्षेत्र को ले लिया, ये ऑस्ट्रिया ले लिया। इवन जर्मनी भी इसका समर्थन करता था कि ये जो है ठीक है। तो इटली है तो इसका सदस्य, लेकिन इस ट्रिपल अलायंस के रहते हुए भी अपने ही जो 3 देश है इनके मध्य जो है इस प्रकार का अधिकार छीना झपटी हो रहा है। तो फिर इटली बोलता है कि इससे अगर ट्रिपल अलायंस में रहेंगे, रहते हुए ये क्षेत्र तो हमको वापस मिलने वाला है नहीं। तो वो एक समय के लिए सोचता था कि इसको छोड़ दे और इधर साइड ज्वाइन हो जाए। तो ये वाला जो मुद्दा है, ये भी मुद्दा जो है आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक इंपॉर्टेंट रोल बनाएगी। फिर आगे है मोरक्को संकट। मोरक्को अफ्रीका वाला है। मोरक्को संकट में क्या हुआ, यूरोप के जितने भी देश है वे लोग उपनिवेश के लिए तो होड़ लगे हुए थे, साथ ही इसमें जर्मनी भी था। जर्मनी अपना उपनिवेश और अफ्रीका में अपना स्थापित करना चाहते थे, हालांकि थे वहां पर भी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, ये जो जर्मनी, यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रांस का, फ्रांस और ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य, यहाँ देखिए ट्रिपल एंटेंट से इनके मध्य संधि हो चुकी थी और इससे ये दोनों और ज्यादा पावरफुल हो गए। और उस टाइम जब फ्रांस और यूके जब ये दोनों मिल जाएंगे तो जर्मनी उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गया कि ये दोनों जो है मिल गया है और पावरफुल हो गया। तो ये जब मोरक्को वाला संकट हुआ था उसमें जर्मनी को बहुत ज्यादा जो है डांट सुनना पड़ा था जर्मनी को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे है बाल्कन का युद्ध। बाल्कन का जो युद्ध हुआ था, बाल्कन के युद्ध में सर्बिया को बहुत ज्यादा जगह मिल गया था, बहुत ज्यादा क्षेत्र मिल गया था। तो ये क्षेत्र पर ये जो देश है ये लोग अपना कब्जा वापस करना चाहते थे। तो ये भी एक पॉइंट है बाल्कन का युद्ध वाला। तो ये जो है आगे चल के वर्ल्ड वार वाला में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाएगी। फिर है इसके बाद हम बात करेंगे विलियम केसर द्वितीय, इसकी महत्वाकांक्षाएं। विलियम केसर द्वितीय को उस समय में प्रथम विश्व युद्ध का जन्मदाता कहा जाता था। ये बहुत ही खतरनाक थे। जर्मनी का जो एकीकरण था उसमें एक महान सम्राट हुए थे बिस्मार्क जो है वो फ्रांस को एक पृथक करके रखता था। जर्मनी का था, फ्रांस को एक पृथक अलग करके रखता था और इससे ज्यादा कंपटीशन नहीं करता था ब्रिटेन से। लेकिन जब उसके बाद विलियम केसर द्वितीय थे तो वे किसी से डरते ही नहीं थे। वे बोलते थे, इवन मित्र राष्ट्र को वो डायरेक्ट चुनौती देकर बोलते थे कि अगर लड़ाई करना है तो लड़ो, हम किसी से डरते नहीं, ऐसा जर्मनी बोलता था। जर्मनी के पास सैनिक शासन बहुत ज्यादा थे। इसका जो सैनिक शासन था थल सेना बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो थल सेना के साथ साथ नौसेना को भी पावरफुल करना चाहता था। तो इसकी जो महत्वाकांक्षाओं में हम बात करेंगे वही चीज, इसके जो भयानक भाषण, वो हम किसी से डरते नहीं, इस तरह की जो बातें थी वो दूसरे देशों के लिए एक शत्रु की हम बोल सकते हैं, एक शत्रुता तो थी ही उस टाइम, लेकिन ये बातें उनकी दिल पे जरूर चुभती थी। आगे है हम बात करेंगे समाचार पत्र की। तो विभिन्न जो देश हुए हैं, विभिन्न देश में जो प्रकाशित हुए हैं समाचार पत्र में जो न्यूज प्रकाशित हुई, वो कहीं ना कहीं से जो जनता है उसकी
भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, मन को भड़काया जाता था किसी किसी समाचार पत्र में। तो ये समाचार पत्र वाला पॉइंट भी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है आगे अंतिम, हम बात करेंगे अंतिम पॉइंट की। प्रथम विश्व युद्ध होने का कोई एक कारण, मैंने पहले भी बोला था प्रथम विश्व युद्ध ये वर्ल्ड लेवल वाला युद्ध है, इसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। अब बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, उसका रीजन तो एक छोटा मोटा होगा नहीं, बहुत सारे रीजन थे ये सब। लेकिन वो जो बारूद का ढेर था, ये सब बारूद का ढेर था, सारे सारे के सारे उनके मानसिक रूप से जो ये प्रॉब्लम थी वो अंदर ही अंदर, ये जो प्रॉब्लम सब थी वो थी। लेकिन अब इनकी जरूरत थी तो एक चिंगारी की, और वो चिंगारी का काम किया उस समय युद्ध का तत्कालिक कारण हम बात करेंगे। वो जो चिंगारी का काम किया वो था आपका यहाँ पर सर्बिया सॉरी ऑस्ट्रिया हंगरी वाला एक पार्ट है, वहां आपको मिलेगा सराजेवा। सराजेवा हत्याकांड की हम बात करेंगे, सराजेवा हत्याकांड। तो ये जो युद्ध का तत्कालिक कारण हम बात करेंगे सराजीवा हत्याकांड। इस हत्याकांड, ये वाला जो हत्याकांड हुआ था इससे एक महीना पहले की बात है। 28 जुलाई वहां हुआ, तो जून 28 जून 1914 की बात है। ये रविवार का दिन था। इस दिन में क्या हुआ था, यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार और ऑस्ट्रिया हंगरी जो साम्राज्य है उसका उत्तराधिकारी नाम था आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। ये क्या करते हैं, सेना के निरीक्षण के लिए यहाँ आते हैं, और जब ये आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर उनकी हत्या हो जाती है। वे अपने साथ अपनी पत्नी के साथ भी आए थे। जब ये यहाँ पर आए थे तो उनकी हत्या एक सर्बियन लड़का 19 साल का, नाम था गैब्रिलो प्रिंसेप, वो हत्या कर देते हैं आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की और उनकी पत्नी की। जब हत्या कर देते, ये मुख्य रूप से एक संगठन से जुड़े हुए थे, नाम था ब्लैक हैंड नामक एक संगठन, जो कि इनकी हत्या के लिए ही स्पेशल बनाया गया था। तो जब ये निरीक्षण करने के लिए यहाँ आए हुए थे तब उनकी हत्या 19 साल का लड़का गैब्रिलो प्रिंसेप कर देते, और यहीं से शुरू हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध की घटना। लेकिन 28 जून 1914 जो कि रविवार का दिन था, जब इस दिन उनकी हत्या कर दिया गया, तो हत्या करने के बाद जो ऑस्ट्रिया हंगरी का उस समय सम्राट थे, ये तो उत्तराधिकारी थे, उस समय जो सम्राट थे उस टाइम सम्राट थे सम्राट जोसेफ। ये उस टाइम उसके शासक थे, उस टाइम सम्राट थे। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस टाइम। वे बोलते ये घटना तो नियमित है, लेकिन इसके जो सेनापति थे, इसके जो प्रधान थे, उनको ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। वे लोग क्या करते थे, वे लोग बोले और सर्बिया को इस पर आक्रमण करना और राजकुमार का बदला लेना। सर्बिया पर आक्रमण करेंगे और इसको भी अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। तो इसी के लिए वे लोग क्या किए, तो 25 दिन बाद सर्बिया को एक 10 शर्तों वाला एक अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को कि ये 10 शर्तें मान लो। ऑस्ट्रिया हंगरी उसको भेज दिया, लेकिन सर्बिया जो है 10 में से 8 को मान लेता है और 2 को नहीं मानता है। अब वो जो 2 है उनमें से एक था कि सर्बिया को इस जगह वाला जो इस जगह है, इस जगह का जो सेना है उसको हटा लो और तुम्हारे इस क्षेत्र का रक्षा हम करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो बात था, वो सर्बिया नहीं माना। और कब बोला गया था, 28 जून को हुआ था घटना, और उसके 25 दिन बाद ही ये अल्टीमेटम भेजा गया था। अब जब नहीं भेजा, 25 दिन बाद मतलब 23 जुलाई को वो भेजा गया, लेकिन नहीं माना। तो 23 जुलाई के बाद 5 दिन बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28 जुलाई को ही शुरू हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। युद्ध की घोषणा कर देता है ऑस्ट्रिया सर्बिया पर, और सर्बिया का ये जो उत्तर वाला पार्ट है इस पे गोले, टैंक, बारूद, इनसे जो है आक्रमण करना स्टार्ट कर देता है। ऑस्ट्रिया का सपोर्ट देने के लिए था जर्मनी, लेकिन इटली उस टाइम इसमें न्यूट्रल था। उस टाइम वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रहा था जर्मनी। अब सर्बिया है तो एक बहुत सारा छोटा सा देश, सर्बिया क्या क्या, इसके पीछे तो था रसिया इसको सपोर्ट करता था। और रसिया सपोर्ट इसीलिए करता था क्योंकि वो इस क्षेत्र से, यहाँ से होते हुए
वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड करना चाहता था, व्यापार के लिए इसको ये रास्ता चाहिए था, तो ये इसके साथ जो है इसका सपोर्ट करता था। तो ऑस्ट्रिया का सपोर्ट किया जर्मनी और सर्बिया का सपोर्ट किया रसिया। अब इनके बीच युद्ध होना स्टार्ट कर दिया और रसिया का ही फ्रेंड था। ट्रिपल एंटेंट में हम लोग बात किए थे, रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस। तो रसिया बोलता है फ्रांस को, क्योंकि ये लोग मित्र थे, रसिया बोला फ्रांस को कि तुम्हारे सामने वाला जो पड़ोसी है जर्मनी, वो जो है युद्ध की घोषणा कर चुका है और जो है कुछ करो तुम भी। तो फ्रांस भी जो है इस युद्ध में कूद पड़ता है, क्योंकि ये लोग फ्रेंड थे। तो फ्रांस इस युद्ध में कूद गया। यहाँ पर रसिया, सर्बिया और इधर फ्रांस, ये लोग एक तरफ थे। हम यहाँ से बात करेंगे। रसिया हो गया, फिर हो गया फ्रांस। अभी ब्रिटेन आया नहीं है तो इसी का सदस्य, लेकिन वो अभी आया नहीं है। तो इसके बाद क्या क्या, जर्मनी का प्रॉब्लम। अब देखिए, एक तो है इधर से रसिया भी आ गया है युद्ध में, इधर से दिक्कत इसके साथ इधर भी हो रहा है और फ्रांस के साथ इधर साइड भी हो गया। तो जर्मनी क्या करता है, रसिया से भिड़ने से उसके बजाय पहले इससे निपट लेते हैं बोलता है, और जो है यहाँ पर सैनिक अपना खड़ा कर देता है। अब इसको देख के फ्रांस भी पावरफुल था उस टाइम, वो भी खड़ा कर दिया। तो जर्मनी बोलता है नहीं, अब इधर से नहीं, हम इधर से इसको अटैक करेंगे। तो जर्मनी बेल्जियम के थ्रू इधर आना चाहता था और बेल्जियम सरकार को उस टाइम वो बोलता है कि मेरे 4 लाख सैनिक जो है आपके इसके थ्रू जो है एंटर करवा दो, और जितना भी अगर कोई नुकसान होता है तो उसका भरपाई हम करेंगे बोलता है। जर्मनी को, बेल्जियम को वैसा बोलता है। तो बेल्जियम बोलता, मना कर देता है उसने, मेरे तो खुद के 1 लाख सैनिक है, आपका 4 लाख यहाँ आ जाएगा, हम तो खतरे में पड़ जाएंगे। तो बेल्जियम जो है इससे मना कर देता है। तो मना कर देता है तो जर्मनी इससे नाराज हो जाता है और अपना सैनिक वो भी इधर खड़ा कर देता है। तो इसी तरह से बेल्जियम और यूके, इनके बीच एक संधि हुई थी पहले कि अगर कभी बेल्जियम को अगर कोई दिक्कत आती है तो यूके जो है, ब्रिटेन जो है आके उसका हेल्प करेगा। अब ये समय वो आ चुका था, तो उस टाइम यूके, ब्रिटेन जो है इसका हेल्प करने के लिए ये भी युद्ध में कूद पड़ता है। तो रसिया कूद चुका है, फ्रांस भी कूद चुका है, अब ब्रिटेन कूद चुका है। तो ये सब हो गया। अब इतना हो जाने के बाद इधर साइड से अगर हम बात करें, ऑस्ट्रिया हंगरी तो था ही, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी हो गया, ऑटोमन अंपायर ये भी इस युद्ध में आ गया है। इससे पहले जो बाल्कन का युद्ध हुआ था उसमें इसका हेल्प कहीं ना कहीं ये लोग किए हुए थे, इसीलिए ये भी इस युद्ध में कूद पड़ता है। तो ऑटोमन अंपायर और बुल्गारिया भी यहाँ पर कूद पड़ता है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था। यूएसए और जापान जो है अभी तक युद्ध में आया नहीं था। घटना हुआ था 1914, 14, 15, 16, 3 साल तक करीब कुछ नहीं हुआ। मतलब इस तरह युद्ध चलता ही रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी क्या करता था इस युद्ध में, जो सैनिक के थ्रू युद्ध तो करता ही था, अब क्या क्या सबमरीन के थ्रू, अब नौसेना जल वाला पार्ट में भी ये आक्रमण करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये यूके यहाँ पर कूद चुका था। तो जर्मनी क्या करता था, इससे निपटने के लिए जर्मनी क्या किया, इससे निपटने के लिए इसका सबमरीन पर अटैक करना शुरू कर दिया। और जब ये अटैक करता था तो सबमरीन के अटैक करते करते वो क्या करता था, एक एक बार पैसेंजर जो शिप है, पैसेंजर जहाज पर भी आक्रमण कर दिया। अब जब ये जर्मनी पैसेंजर वाले जो जहाज है उन पर जब आक्रमण कर देता है, करीब 11,000 18 शायद उतना पैसेंजर बैठे हुए थे यूके के, लेकिन उसमें से 128 जो है वो अमेरिकन थे। 128 अमेरिकन पैसेंजर थे। जब 128 अमेरिकन पैसेंजर को मार देता है, जब ये अमेरिका को पता चलती है तो अमेरिका इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और युद्ध के लिए आने लगता है। लेकिन जर्मनी तुरंत उससे माफी मांग लेता है, बोलता है कि माफ कर दो, ये गलती से हो गया और अगली बार से अगर इस तरह का कभी सिचुएशन आता है तो हम पहले चेक कर लेंगे कि कहीं अमेरिकन तो नहीं बैठे और उसके बाद जो है हम आक्रमण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये उसका जो बात है उस टाइम मान लेता है। ये इस युद्ध पर कूदना नहीं चाहता था क्योंकि इसको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। ये हथियार बहुत ज्यादा बेच रहा था और उससे डॉलर कमा रहा था। तो इस तरह से यूएसए से माफी मांग के जो है वो बच जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये जहाज को चेक करता था कि कहीं यूएसए वाला तो नहीं है, तो चेक करते करते जब तक वो चेक करता है तब तक यूके जो है आके उस पर आक्रमण कर देता है। तो इससे जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, प्रॉब्लम होता था। इससे वो एक तरीका निकाला कि हम क्या करते हैं, आपको पता है जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में जो 3 इंपॉर्टेंट देश है, बड़े बड़े देश है, वो है कनाडा है, आपको पता है, ऊपर में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो जर्मनी क्या किया कि अब तो हम तो आक्रमण करेंगे ही बोलता है। अब आक्रमण करने के लिए यूएसए को कहीं ना कहीं से हम फंसा देंगे,
कहीं किसी चीज में उलझा देंगे। तो जर्मनी क्या किया, मैक्सिको को इसका टारगेट बनाया। मैक्सिको को बोला जर्मनी कि एक समय था तुम्हारा एक तो क्षेत्र को यूएसए हड़प लिया है, तुम एक काम करो, उसका तुम डिमांड करो, उससे तुम झगड़ा करो, अगर सेना की जरूरत होगा तो हम भेज देंगे, ऐसा जर्मनी इसको बोलता है। लेकिन ये सारे के सारे जो बात है वे एक मैसेज, ये सारे के जो मैसेज ये कोड्स में हो रहे थे, तो वो कोड्स को रिकॉर्ड कर लिया यूके, ब्रिटेन, और ब्रिटेन रिकॉर्ड करके वो भेज दिया अमेरिका के जो हेड है उनको भेज दिया, और बोलता है कि तुम जिसको बचा रहा था, जिसको तुम माफ किया, वो एक्चुअल में तुमको इसके साथ युद्ध लड़वाना चाहता है, मैक्सिको और यूएसए तुम दोनों के बीच लड़वाना चाहता है, और इधर जो है वो आक्रमण करना चाहता है। जब ये बात पता चलता है, ये 1917 की बात है, तो ये जब पता चला तो यूएसए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, अब नहीं छोड़ेंगे जर्मनी को बोलता है, और ये मित्र राष्ट्र के थ्रू जो है युद्ध में कूद पड़ता है। 1917 में युद्ध में कूद पड़ता है, और 1918 में तो खत्म हो जाता है। तो एक साल युद्ध में ये कूदता है, इधर यूएसए की एंट्री होती है, और उधर से फ्रांस जो है, फ्रांस में 1917 फ्रांस में भी जो है फ्रांस बोल रहे रसिया में रूसी क्रांति होता है, तो रूस जो है फिर उधर चला जाता है, एंट्री हो जाता है यूएसए का, और रसिया उधर चला जाता है, अपना अपना घरेलू जो प्रॉब्लम है उसमें वो फिर चले जाता है। तो इस प्रकार से यूएसए भी आ गया, जापान भी आ जाता है, चाइना वगैरह छोटे छोटे फिर जो आगे देश है वही सब भी इधर से इस युद्ध में कूद पड़ते। तो इस तरह से अब जर्मनी जो है चारों तरफ से घिर चुका था। अब घिरने के बाद अब तो लग ही रहा है जर्मनी जो है हार जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े देश इसके विरुद्ध खड़े हैं। अब इसके थ्रू जो है जर्मनी का हार जो है निश्चित हो जाता है, और फिर 1918 तक जो है ये सरेंडर हो जाता है, और जो है युद्ध में हम बात करते हैं अलाइड पावर की जीत हो जाती है। और ये जो वर्ल्ड वार हुआ है इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुआ है वो है जर्मनी को हुआ है, क्योंकि एक तरह से बोला जाए, किसी किसी का मानना भी है कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है वो जर्मनी का वजह से ही हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड वार हुआ है, जितने भी देश पार्टिसिपेट किए हैं, कहीं ना कहीं गलतियां तो है सब में, लेकिन मुख्य तौर पर जर्मनी का बहुत ज्यादा हम बात कर सकते हैं इसके वजह से ही हुआ है। तो इसमें अगर दिक्कत हुआ है जर्मनी को, इसका भरपाई के लिए जर्मनी को बहुत ज्यादा परेशान किया गया। परेशान क्या, वो तो होना ही था। जर्मनी को क्या किया गया, इसका जो कुछ कुछ क्षेत्र है अगल बगल वाला जर्मनी वाला, ये क्षेत्र को अपने जो पड़ोसी मुल्क है उनको बांट दिया गया। और उसके बाद जो 65,000 स्क्वायर किलोमीटर, 65,000 स्क्वायर किलोमीटर भी एक होना पड़ा इसको, इसके पड़ोसी मुल्क जो है उसको ले लेते हैं। और इसके बाद 50 अरब डॉलर का पेनल्टी लगाया गया, और इसी में फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इसके जो रेलवे इंजन टेक्नोलॉजी हो गया, सबमेरिन्स हो गया, बहुत सारे हथियार है, इनको जो है छीन लिया गया, युद्ध के नाम पर इनको छीन लिया गया। और हम बात करेंगे इसी तरह से इसका जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक तरह से देखा जाए तो ये सारे के सारे घटनाएं तो हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तत्कालिक कारण था, इसमें वो जो एक गोली था, इस एक गोली का वजह से ही ये जो है एक बड़ा चिंगारी, जो हम बोल सकते हैं चिंगारी जो है, उस बॉम्ब को धमाका कर दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वार करवा दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मुख्य रूप से वो एक गोली को हम बोल सकते हैं कि इस एक गोली का वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। और इसी युद्ध में जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध हो रहा था, तो जर्मनी का एक सेना जो है यूके का एक सेना के बिल्कुल सामने था, वो उसके गोली मारने के रेंज के दायरे में था, लेकिन यूके वाला क्या किया, उसको मारा नहीं और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो जो जर्मनी का एक जो सेना था, वो एक नेचुरल स्माइल देके वहां से भाग गया, और भाग गया। और उसके बाद वही जो सेना था आगे चलकर एक बहुत ही महान, एक बोल सकते हैं शासक बनते हैं, वो है एडोल्फ हिटलर। तो हम बोल सकते हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार का मुख्य रूप से हम बात कर सके उसके वजह से ही हुआ है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक गोली मारने के वजह से हुआ है, और सेकेंड वर्ल्ड वार एक गोली के नहीं मारने के वजह से हुआ है। तो आई होप आपको ये जो क्लास है आज का वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और इसी तरह के वीडियोज के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें इसे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।